अमूल ये सिर्फ एक ब्रांड नहीं है बल्कि हमारे लाइफ का एक पार्ट है। सुबह की चाय से लेकर बच्चों के फेवरेट बटर तक अमूल हर घर का हिस्सा बन चुका है। लेकिन अमूल सिर्फ स्वाद का नाम नहीं है, ये 36 लाख से ज्यादा किसानों के लिए माई बाप है जो उनकी मेहनत का असली हक उन्हें दिलाता है। वैसे तो इस ब्रांड को शुरू करने की नौबत ही इसलिए आई थी क्योंकि किसान पॉल्सन जैसी कंपनियों के एक्सप्लॉयटेशन से इतने परेशान थे कि जान तक देने को मजबूर हो गए थे। लेकिन फिर किस तरह से गुजरात के आनंद गांव से एक रिवोल्यूशन शुरू हुआ जिसने न सिर्फ इन किसानों की किस्मत बदली बल्कि पूरे भारत को एक नई पहचान दिलाई। आज का ये वीडियो भी आपको लेकर जाएगा उसी क्रांति के सफर पर। और हाँ, अमूल गर्ल की कहानी सुनी है आपने? नहीं ना? तो फिर चलिए सब कुछ शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अमूल के इस कहानी की शुरुआत होती है 1940s से, जब भारत के गांव में किसान अपनी गाय भैंस का दूध बेचकर गुजारा करते थे। सुबह सुबह महिलाएं उठती, पशुओं की सेवा करती, दूध निकालती और फिर किसान उसे बेचने निकल जाते। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उन्हें उनकी मेहनत का सही रिवॉर्ड ही नहीं मिल पाता था क्योंकि दूध का ये पूरा बिजनेस कॉन्ट्रैक्टर्स और मिडिलमैन कंट्रोल कर रहे थे। असल में किसानों के पास और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था क्योंकि किसान को हर हाल में वह दूध बेचना ही था, नहीं तो अगले दिन तक तो वो खराब ही हो जाता। और इसी का फायदा उठाते हुए मिडिलमैन दूध को बहुत कम प्राइस पर खरीदते थे जिससे उनको तो काफी प्रॉफिट होता था। लेकिन फिर उसी टाइम यानी 1945 में ब्रिटिश गवर्नमेंट बॉम्बे मिल्क स्कीम लेकर आई, जिसके बाद किसानों को अपने साथ होने वाला फ्रॉड समझ में आने लगा। असल में इस स्कीम के तहत किसानों से दूध खरीदकर गुजरात के आनंद शहर, जो कि ब्रिटिश काल में कायरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता था, वहां ले जाकर के पॉस्चराइज किया जाता था। असल में पॉस्चराइज प्रोसेस में होता क्या है ना कि दूध को एक सेट टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है और फिर जल्दी से उसे ठंडा कर दिया जाता है जिससे कि दूध में मौजूद हार्मफुल बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं और फिर इस दूध को ज्यादा टाइम के लिए स्टोर किया जा सकता है। अब आनंद शहर में इस प्रोसेस को पूरा करने के बाद से दूध को 427 किलोमीटर दूर बॉम्बे पहुंचाना पड़ता था और इसका टेंडर मिला था पॉल्सन कंपनी को। एक्चुअली पॉल्सन कंपनी दूध से बटर और घी जैसे प्रोडक्ट्स बनाती थी जिसका यूज ब्रिटिश ऑफिसर्स और भारत के अमीर लोग किया करते थे। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गुजरात के मिल्क प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का सारा कंट्रोल पॉल्सन डेयरी को दे रखा था, इसीलिए किसानों को मजबूरन दूध इसी कंपनी को ही बेचना पड़ता था। हालात तो इतनी खराब थी कि अगर मार्केट प्राइस 5 रुपए पर लीटर था ना, तो फिर किसानों को सिर्फ 1 या 2 रुपए पर लीटर में दूध बेचना पड़ता था। ये पूरी तरह से एक तरफा सौदा था क्योंकि किसानों के पास ना तो कोई नेगोशिएशन पावर थी और ना ही कोई दूसरा खरीदार। और दोस्तों, यह एक्सप्लॉयटेशन यहीं पर खत्म नहीं होता था। किसानों को अपना दूध कलेक्शन सेंटर तक पहुंचाने का खर्चा भी खुद ही उठाना पड़ता था और अगर क्वालिटी में थोड़ी भी कमी निकली तो फिर पेमेंट ही नहीं दिया जाता था, जिसके चलते कायरा डिस्ट्रिक्ट के किसानों की हालत बद से बदतर होती जा रही थी और बहुत सारे फार्मर्स आत्महत्या करने को मजबूर हो गए। अब जब किसानों के ये परेशानियां हद से ज्यादा बढ़ गई तो उनका गुस्सा फूट पड़ा और वह अपनी शिकायत लेकर पहुंचे त्रिभुवन दास पटेल के पास। त्रिभुवन दास पटेल उस समय कायरा जिले के एक रिस्पेक्टेड लीडर थे जो हमेशा किसानों के अधिकार के लिए आवाज उठाते थे। ऐसे में जब किसानों ने अपनी परेशानी उनके सामने रखी तो फिर वो उन्हें अपने साथ लेकर कांग्रेस के बड़े नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास पहुंचे। असल में सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसानों का मसीहा माना जाता था। अब उनके पास भले ही कोई सरकारी पद नहीं था लेकिन उनकी बात पूरे देश में सुनी जाती थी, यहाँ तक कि उनके नाम से ही अंग्रेजों के पसीने छूट जाते थे। सरदार पटेल ने किसानों को समझाया कि आप सभी किसानों को एकजुट होना पड़ेगा और एक कोऑपरेटिव कमेटी बनानी होगी। इसका मतलब ये था कि अब किसान खुद अपनी डेयरी चलाएंगे, वो खुद मिल्क का कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और इस पूरे प्रोसेस में कोई मिडिलमैन नहीं होगा, जिससे कि पूरा प्रॉफिट किसानों के बीच ही बांटा जाएगा। सरदार पटेल ने उन्हें यह भी समझाया कि अगर वो मिलकर काम करेंगे तो फिर वो पॉल्सन को बाईपास करके अपना दूध सीधे बॉम्बे के मिल्क डिवीजन को भेज सकते हैं। और फिर इस मिशन को पूरा करने के लिए उन्होंने कांग्रेस के एक बड़े नेता और स्वतंत्रता सेनानी मोरारजी देसाई को खेड़ा जिले में भेजा। जी हाँ, वही मोरारजी देसाई जो आगे चलकर भारत के प्राइम मिनिस्टर भी बनाए गए। सरदार पटेल ने मोरारजी से कहा कि अगर जरूरत पड़े तो किसानों के लिए स्ट्राइक करवाने से भी पीछे नहीं हटना।
और फिर इस तरह से कायरा डिस्ट्रिक्ट, जिसे खेड़ा के नाम से भी जाना जाता था, वहां आने के बाद से मोरारजी देसाई ने 4 जनवरी 1946 को समरखा गांव में एक मीटिंग रखी, जिसमें डिसाइड किया गया कि जिले के हर गांव में एक कोऑपरेटिव कमेटी बनाई जाएगी और किसान सिर्फ उसी को ही अपना दूध बेचेंगे। यहाँ तक कि किसी भी कंपनी या खुद ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी अगर दूध खरीदना होगा तो उन्हें इस कमेटी से एग्रीमेंट करना पड़ेगा, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें दूध नहीं मिलेगा। अब जैसा कि सबको उम्मीद थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को किसानों का ये बदला रूप बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने स्ट्रिक्टली इस तरह की किसी भी कोऑपरेटिव कमेटी को अप्रूवल देने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन इस बार किसानों ने भी ठान लिया था कि अब वो इस अन्याय को नहीं सहेंगे, इसीलिए उन्होंने हड़ताल करते हुए दूध की पूरी सप्लाई बंद कर दी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी इस आंदोलन को कुचलने के लिए हर संभव कोशिश की। किसानों को डराने धमकाने के लिए उन पर झूठे मुकदमे दायर किए गए, लेकिन किसानों की एकता इतनी मजबूत थी कि उन्होंने हर धमकी का डटकर सामना किया। हड़ताल को 15 दिन बीत गए और इस बीच दूध की सप्लाई रुकने की वजह से सरकार की बॉम्बे मिल्क स्कीम पूरी तरह से फेल होने लगी। दूध की भारी किल्लत की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट पर दबाव बढ़ता गया और फिर आखिरकार उन्हें किसानों की शर्तें माननी पड़ी। वैसे इस बीच फार्मर्स को भी काफी लॉस हुए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत बनाए रखी और इस प्रोटेस्ट में जीत हासिल की। इसके बाद जून 1946 को कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना हुई और इसके 6 महीने बाद यानी 19 दिसंबर 1946 को इसे फॉर्मली रजिस्टर किया गया। इतना ही नहीं, 1948 तक इस कोऑपरेटिव कमेटी ने बॉम्बे मिल्क स्कीम के लिए दूध को पॉस्चराइज करना भी शुरू कर दिया था। त्रिभुवन दास पटेल ने ये इंश्योर किया कि इस कोऑपरेटिव का फायदा हर किसान तक पहुंचे, चाहे उनकी जात, धर्म या फिर फाइनेंशियल कंडीशन कैसे भी हो। इस विजन को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए त्रिभुवन दास जी ने एक 3 टायर स्ट्रक्चर डिजाइन किया। पहला, गांव में डेयरी कोऑपरेटिव बनाई गई, जहां दूध को इकट्ठा किया जाता था और उसकी क्वालिटी की जांच की जाती थी। इसके बाद से दूध को पॉस्चराइज किया जाता और लीक प्रूफ पैकेजिंग में पैक करके ट्रांसपोर्ट फ्रेंडली बनाया जाता। और फिर सबसे ऊपर एक स्टेट फेडरेशन बनाई गई, जो कि मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का काम संभालती थी। 1948 के अंत तक करीब 432 किसान इस कोऑपरेटिव का हिस्सा बन चुके थे और हर दिन करीब 5000 लीटर दूध की सप्लाई हो रही थी। अगले कुछ ही सालों में किसानों की संख्या और दूध का प्रोडक्शन कई गुना हो गया। हालात ऐसी हो गई थी कि बॉम्बे मिल्क स्कीम भी इस दूध को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही थी। ये प्रॉब्लम सर्दियों में और भी ज्यादा बढ़ जाती थी, क्योंकि भैंस इस सीजन में गर्मियों के मुकाबले 2.5 गुना ज्यादा दूध देती है। और अब हैवी प्रोडक्शन और लो कंजप्शन की वजह से किसान इतनी परेशान रहने लगे कि उन्होंने फिर से औने पौने दामों में बिचौलियों को अपना दूध बेचना शुरू कर दिया। और अब सबसे बड़ा चैलेंज था कि इतने सारे एक्स्ट्रा दूध का किया क्या जाए। लेकिन तभी इस प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आए डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिन्हें कि हम प्यार से मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। डॉक्टर कुरियन एक विजनरी इंसान थे, जिन्होंने 1949 में अमेरिका से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट की थी। पढ़ाई खत्म हो जाने के बाद से उन्हें सरकार ने गुजरात के आणंद में एक सरकारी डेयरी में काम करने के लिए भेजा। अब शुरुआत में तो डॉक्टर कुरियन इस असाइनमेंट से खुश नहीं थे, लेकिन यही उनकी मुलाकात हुई त्रिभुवन दास पटेल से। और फिर जब त्रिभुवन दास ने डॉक्टर कुरियन को किसानों की परेशानियां समझाई, तो वह तुरंत समझ गए कि अगर दूध की बर्बादी रोकनी है और किसानों को फायदा पहुंचाना है, तो सिर्फ दूध को बेचने से काम नहीं चलेगा। इसीलिए उन्होंने एक्स्ट्रा दूध से बटर, कंडेंस्ड मिल्क और मिल्क पाउडर बनाने का आइडिया दिया। ऐसा करने से दूध को न केवल लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता था, बल्कि उसकी मार्केट वैल्यू भी कई गुना बढ़ाई जा सकती थी। अब दोस्तों, बटर बनाना तो आसान था, लेकिन मिल्क पाउडर के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि आमतौर पर मिल्क पाउडर गाय के दूध से बनाया जाता था, जबकि गुजरात में किसानों के पास ज्यादातर भैंस का दूध था और भैंस के दूध से मिल्क पाउडर बनाने के लिए उनके पास कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी। लेकिन डॉक्टर कुरियन ने यहाँ भी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने दोस्त हरिचंद मेघा दलाया, जो मिशिगन से डेयरी टेक्नोलॉजी में मास्टर्स कर चुके थे, उनसे मदद मांगी। और फिर हरिचंद दलाया ने अपनी एक्सपर्टाइज का इस्तेमाल करते हुए दुनिया का पहला बफेलो मिल्क स्प्रे ड्रायर तैयार किया। ये एक बड़ी टेक्निकल सक्सेस थी, जिसने पहली बार भैंस के दूध से मिल्क पाउडर बनाने का रास्ता खोल दिया था। ये इनोवेशन न केवल किसानों के लिए एक वरदान साबित हुआ, बल्कि इसने डेयरी इंडस्ट्री में भारत को एक नई पहचान दिलाई। और फिर 31 अक्टूबर 1955 को सरदार पटेल के जन्मदिन पर इस कोऑपरेटिव सोसाइटी ने अपना पहला मिल्क प्लांट खोला, जो कि इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा मिल्क प्लांट था, क्योंकि इसकी डेली कैपेसिटी 1 लाख लीटर दूध प्रोसेस करने की थी।
अब जब ये तय हो गया कि इस कोऑपरेटिव में किसानों के दूध से अलग अलग तरह के डेयरी प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे, तो फिर इन प्रोडक्ट्स के पहचान के लिए एक ब्रांड नेम की भी जरूरत महसूस हुई और फिर इसके लिए नाम सिलेक्ट किया गया अमूल। लेकिन सवाल उठता है कि अमूल ही क्यों? इस नाम के पीछे दो बड़ी वजह थी। पहली वजह ये थी कि अमूल शब्द संस्कृत के अमूल्य शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है प्राइसलेस यानी कि अनमोल, और ये नाम दूध और बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स के असली मूल्य को दर्शा रहा था। और दूसरी वजह थी कि अगर आप आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड का शॉर्ट फॉर्म निकालेंगे तो फिर वो भी अमूल ही बनता है। लेकिन दोस्तों, अमूल का सफर अब भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि अमूल का बटर लॉन्च होते ही एक बहुत बड़ा फेलियर साबित हुआ। और इसकी सबसे बड़ी वजह थी उस टाइम मार्केट में पहले से मौजूद पॉल्सन का बटर। असल में पॉल्सन के बटर को पुरानी बासी क्रीम से बनाया जाता था, जिसे बिना रेफ्रिजरेशन के 1 हफ्ते तक बाहर रखा जाता, और इस प्रोसेस की वजह से क्रीम में खटास आ जाती थी और पॉल्सन के बटर का स्वाद बहुत अलग होता था। इसके अलावा पॉल्सन अपने बटर की सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए उसमें काफी ज्यादा नमक डालता था, जिससे कि उसका स्वाद नमकीन हो जाता था। और एक और बड़ी बात ये थी कि पॉल्सन का बटर गाय के दूध से बनाया जाता था, जिससे कि उसका रंग हल्का पीला होता था। और दोस्तों, लोगों को पीले और नमकीन पॉल्सन बटर की मानो आदत सी पड़ चुकी थी। लेकिन जब अमूल का बटर लॉन्च हुआ तो इसे ताजा क्रीम से उसी दिन ही तैयार किया जाता था, जिसकी वजह से इसमें किसी भी तरह की खटास नहीं होती थी और इसका स्वाद भी बिना नमक वाला था। इसके साथ ही भैंस के दूध से बने अमूल के बटर का रंग भी सफेद था। और फिर दोस्तों, पॉल्सन के आगे अमूल का फ्रेश सफेद और बिना नमक वाला बटर किसी को भी पसंद नहीं आया। इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने के लिए अमूल ने भी अपने बटर में नमक मिलाना शुरू कर दिया, और साथ ही कंपनी ने थोड़ा सा रंग डाल के अपने बटर का कलर भी पीला कर दिया। हालांकि डॉक्टर वर्गीस कुरियन को ये बदलाव बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि वो हमेशा ताजगी और क्वालिटी पर जोर दिया करते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्हें ये भी बात समझ आने लगी कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन और उनकी आदतों का ख्याल रखना भी किसी भी ब्रांड के लिए बहुत जरूरी होता है। इन बदलाव के बाद से अमूल का बटर धीरे धीरे लोगों के बीच में पॉपुलर होने लगा और अमूल ने पॉल्सन को न केवल टक्कर दी बल्कि उसकी जगह ही छीन ली। लेकिन दोस्तों, अमूल की सफलता के पीछे सिर्फ फार्मर्स और डॉक्टर वर्गीस कुरियन का हाथ नहीं था, बल्कि एक प्यारी सी लड़की भी थी, जिसे कि हम अमूल गर्ल के नाम से जानते हैं। जी हाँ, वही डॉटेड फ्रॉक वाली लड़की जिसे आपने अमूल प्रोडक्ट्स के पैकेट पर जरूर देखा होगा। एक्चुअली जब अमूल का ब्रांड नेम तय हुआ था उस समय इसकी कोई ठोस आइडेंटिटी नहीं थी, लेकिन इस कमी को पूरा किया अमूल गर्ल ने, क्योंकि वो सिर्फ अमूल की पहचान ही नहीं बनी बल्कि इंडियन एडवर्टाइजिंग हिस्ट्री में अमर हो गई। क्योंकि 1966 में शुरू हुआ ये कैंपेन आज भी जारी है और इसे दुनिया के सबसे लंबे समय तक चलने वाले एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स में गिना जाता है। और इतना ही नहीं, इस कैंपेन का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। लेकिन सवाल यह है कि अमूल गर्ल ही इस ब्रांड की आइडेंटिटी क्यों बनी? असल में इस आइकॉनिक कैरेक्टर का जन्म पॉल्सन की बटर गर्ल के जवाब में हुआ था। उस टाइम पॉल्सन बटर की पहचान एक प्यारी सी लड़की थी जिसे वो बटर गर्ल कहा करते थे। डॉक्टर वर्गीस कुरियन और उनकी टीम ने सोचा कि अगर पॉल्सन अपनी बटर गर्ल के जरिए पहचान बना सकता है तो फिर अमूल इसी कॉन्सेप्ट को ही अपनाकर इससे बेहतर कर सकता है। और तभी एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल सिल्वेस्टर दा कुन्हा और उनकी टीम ने अमूल गर्ल का आइडिया पेश किया और फिर यहीं से शुरू हुआ अटरी बटरी एडवर्टाइजिंग कैंपेन। पॉल्सन की बटर गर्ल के मुकाबले अमूल गर्ल ने सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि हर रोज की घटनाओं और मुद्दों को मजेदार और रिलेवेंट तरीके से पेश किया। अरे, जज्बातों में बहकर हम कहानी में थोड़ा सा आगे आ गए, लेकिन चलिए 1970s में हम वापस चलते हैं, जब अमूल की सफलता ने गुजरात में मानो क्रांति ला दी थी। हर जिले में इसी तरह के यूनियन बनने लगे जो कि दूध के व्यापारियों को सीधे जोड़ते थे। लेकिन डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जल्दी समझ आ गया कि अगर ये सारे जिले अपना अपना ब्रांड बनाकर एक दूसरे के साथ में ही कंपटीशन करने लगे तो फिर इससे सबको नुकसान होने लगेगा। और फिर इसी प्रॉब्लम का ही सलूशन निकालने के लिए 1973 में सरकार ने गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन की स्थापना की। इस फेडरेशन ने सभी जिलों के यूनियन को एक साथ जोड़कर अमूल के ब्रांड नेम के तहत काम करने का मौका दिया। इसके कुछ सालों के बाद से पॉल्सन, जो कभी इंडियन मार्केट में बटर किंग था, धीरे धीरे कमजोर होने लगा और इसके पीछे की बड़ी वजह थी गवर्नमेंट की पॉलिसीज। असल में सरकार ने फैसला किया कि डेयरी इंडस्ट्री को पूरी तरह से कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए ऑपरेट किया जाएगा। लेकिन इस नई पॉलिसी का सबसे बड़ा असर प्राइवेट कंपनीज पर पड़ा, खास करके पॉल्सन के ऊपर।
पॉल्सन इन नए रूल्स के साथ में एडजस्ट नहीं कर पाई और आखिरकार उसे अपना बिजनेस बंद करना पड़ा। इसी दौरान डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने इंडिया में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की, जिसे कि व्हाइट रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, जिसके तहत गांव से दूध को कलेक्ट करके देश के अलग अलग हिस्सों में सप्लाई किया जाने लगा। ये इनिशिएटिव इतना सक्सेसफुल रहा कि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बन गया। और दोस्तों, अमूल ने न सिर्फ किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया, बल्कि कस्टमर्स तक भी फ्रेश और हाई क्वालिटी डेयरी प्रोडक्ट्स पहुंचाए। इस बीच अमूल अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का भी लगातार एक्सपेंशन करता जा रहा था। जैसे कि 1980s में अमूल ने चीज और आइसक्रीम के सेगमेंट में भी कदम रखा, जिससे कि इसकी रीच और भी ज्यादा बढ़ गई। अमूल की पॉपुलैरिटी 80s और 90s में इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि इसके नकली प्रोडक्ट्स भी मार्केट में आने लगे थे, क्योंकि कई सारे स्कैमर्स ने खराब क्वालिटी के प्रोडक्ट्स पर अमूल का लेबल लगाकर बेचना शुरू कर दिया। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए अमूल ने स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लिए, अपनी पैकेजिंग में होलोग्राम और यूनिक कोड्स ऐड किए और कंज्यूमर्स को अवेयर करने के लिए लार्ज स्केल पर कैंपेन्स भी चलाए। असली बटर में दूध मलाई होती है और अटर पटर में अटर पटर होता है अंकल। जिसमें दूध मलाई नहीं वो बटर नहीं। अमूल बटर, असली बटर। आप भी पूछिए, अटर पटर है या असली अमूल बटर है? हालांकि इन चुनौतियों के बावजूद अमूल ने कभी भी अपने एक्सपेंशन को नहीं रोका। फॉर एग्जाम्पल 1990s में इसने फ्लेवर्ड मिल्क जैसे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। साथ ही 2000 के दशक में अमूल कूल, मस्ती बटर मिल्क और हेल्थ फोकस्ड प्रोडक्ट्स जैसे अमूल प्रो को मार्केट में लाया गया। 2010 तक अमूल ने रेडी टू ईट और डेयरी बेस्ड डिजर्ट को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लिया और अपने वास्ट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की मदद से इसने शहरी मार्केट के साथ साथ गांव के दूर दराज इलाकों में भी अपनी मजबूत पकड़ बना ली। अमूल की मेहनत और डिटर्मिनेशन का ही ये नतीजा था कि 2010-11 के फाइनेंशियल ईयर में इसने $2 बिलियन सेल्स टर्नओवर का माइलस्टोन पार कर लिया। इसके ठीक 10 साल बाद जब कोविड-19 पैंडेमिक ने इंडिया में दस्तक दी, उस समय इंडियन इकोनॉमी को 10 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का नुकसान हुआ। बहुत सी $1 बिलियन इंडस्ट्रीज इस टाइम मुश्किल में आ गई थी और डेयरी इंडस्ट्री भी उनमें से ही एक थी। इस क्राइसिस के चलते इंडिया के मिल्क प्रोड्यूसर्स हर दिन करीब 112 करोड़ रुपए का नुकसान उठा रहे थे। लेकिन उस मुश्किल के दौर में भी अमूल इकलौती ऐसी लीजेंडरी कंपनी थी जिसने न सिर्फ अपने लॉसेस को मिनिमाइज किया, बल्कि अपने रेवेन्यू को भी 700 करोड़ रुपए तक इंक्रीज करके दिखाया। असल में अमूल ने नोटिस किया कि पैंडेमिक के दौरान भले ही रेस्टोरेंट और होटल से आने वाली डिमांड खत्म हो गई थी, लेकिन घरों में मिल्क प्रोडक्ट्स की कंजप्शन में काफी ज्यादा इजाफा हुआ था। इसके अलावा पैंडेमिक की वजह से लोग खुले दूध की जगह पर पैकेज्ड मिल्क की तरफ शिफ्ट होने लगे और फिर इन्हीं सभी चांसेस को अमूल ने दोनों हाथों से कबूल किया। अब दोस्तों, अगर हम आज अमूल की बात करें तो इसकी सप्लाई चेन बहुत ही बड़ी और वेल ऑर्गेनाइज्ड है। अमूल के पास कुल 18,700 सोसाइटीज हैं जो कि दूध के कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को संभालती हैं। साथ ही 5,000 मिल्क टैंकर्स हर दिन 200 चिलिंग स्टेशंस तक दूध पहुंचाते हैं। इसके अलावा 10,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो कि अपने अपने एरिया में प्रोडक्ट को रिटेलर्स तक और 1 मिलियन से भी ज्यादा रिटेलर्स हैं जो कि अमूल प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं। आज अमूल के साथ 36 लाख से भी ज्यादा किसानों का डायरेक्ट कनेक्शन है और ये भारत के अलावा 50 से भी ज्यादा देशों में अपने डेयरी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रहा है। लेकिन दोस्तों, अंत में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अमूल सिर्फ एक डेयरी ब्रांड नहीं है, बल्कि उन लाखों किसानों की मेहनत और संघर्ष की कहानी है जो अपने और अपने परिवार के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हर दिन मेहनत करते हैं।